माँ तो माँ है ना, उसकी माँ ने उसे नोटिस किया कि मेरा बच्चा भूखा है ना, और ऐसा थोड़ा प्रिटेंड कर रहा है कि बेहोश हो रहा है, परेशान हो रहा है। माँ ने नोटिस कर लिया, ठीक है। जैसा उस यंग सीगल को मछली का पीस खाना पसंद था, वैसे उसे तोड़ा है ना उस एंगल में कि उसे और भूख लगे। तो ये साइट यानी नजारा, ये साइट देख के तो पागल सा हो गया वो, नहीं नहीं मुझे तो खाना है, मुझे तो बहुत तेज। इससे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसने एकदम से छलांग लगाई बिना कुछ सोचे समझे। सिर्फ उसके दिमाग में वो फिश दिख रही थी, उसको अपना लक्ष्य गोल दिख रहा था। हे एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बाय पंकज सर। मैं हूं पलक रखियानी, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। माय डियर क्लास 10th स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग यानी इस पर्टिकुलर लेसन में 2 अलग अलग कहानियां दी हैं फ्लाइंग से यानी उड़ान से रिलेटेड। पहली कहानी है हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड आप कह सकते हो कि आपकी जो किताब है एनसीईआरटी की, उसका नाम भी आप अगर देखोगे फ्रंट पेज पे तो उसका भी नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो कि इसी लेसन से लिया गया है। एंड सेकेंड स्टोरी है द ब्लैक एरोप्लेन। सो आज के पूरे लेक्चर में मैं दोनों जो स्टोरीज हैं बहुत ही अच्छे से समझाऊंगी एंड इन दोनों स्टोरीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा। सो सेशन के बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। चलिए भाई, अब सबसे पहले समझो ये जो स्टोरी है, सबसे हम फर्स्ट स्टोरी पे आते हैं, है ना। पहली स्टोरी पे हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज फर्स्ट फ्लाइट में जैसे आप देख सकते हो एक बढ़िया एक चिड़िया है ना, एक बर्ड है। बर्ड और चिड़िया मिक्स कर दिया पलक में हमने, ठीक है। तो एक चिड़िया है जिसका नाम होता है सीगल। सीगल बर्ड होती हैं। बेसिकली ये जो बर्ड्स होती हैं ये समुद्र के तट पे आपको ज़्यादा मिलती हैं, हिंदी में इन्हें समुद्री चिड़िया भी कहा जाता है। वो बर्ड्स जो यूजुअली फिश पे फीड करती हैं, यानी जो फिशेस कंज्यूम करती हैं, है ना। तो क्या करती हैं, समुद्र के पास रहती है और आपने देखा होगा ऐसे मस्त फ्लाइट लेती हैं और नीचे ऐसे डाइव मारती है और मस्त मुंह में ना फिश पकड़ के वो निकलती हैं। तो ये सीगल्स होती हैं एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पढ़ते हैं। दिस स्टोरी इज अबाउट अ फैमिली ऑफ सीगल्स। तो सीगल्स की एक फैमिली के ऊपर ये पूरी स्टोरी है ना। अब इस स्टोरी में क्या है, देयर इज अ यंग सीगल इन दी फैमिली हु कुड नॉट फ्लाई ड्यू टू फियर ऑफ फॉलिंग डाउन। क्या होता है ना, अब आप चिड़िया हो तो एक ना एक दिन आपको तो उड़ना सीखना ही है, जितनी भी बर्ड्स हैं। तो अब क्या होता है ना, जैसे एक छोटा बच्चा आपके घर में, अगर आपने कोई नन्हा बच्चा देखा हो तो कैसे माँ की गोद में रहता है, फिर धीरे धीरे 8, 9, 10 महीने का होता है तो अपने पैरों पे चलना सीखता है। तो उसके लिए अब देखते हो ना, जब बच्चा पहली बार चलता है तो पूरी फैमिली पेरेंट्स कितने खुश हो जाते हैं। एक अचीवमेंट है ना अपने पैरों पे खड़े होना। तो वैसे ही बर्ड्स के लिए क्या होता है, उनकी पहली फ्लाइट यानी उनकी उड़ान भरना। तो क्या होता है, सीगल की एक फैमिली होती है, उसमें से एक यंग सीगल होता है, जवान बर्ड होती है। अब बर्ड्स का क्या है भाई, कुदरती उनको उड़ना है, लेकिन इसको इतना डर रहता है गिरने का, यानी एक वो स्टोरी नहीं है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है। मतलब आप सोचो कि इस कहानी में एक जानवर, एक एनिमल है ना, एक पंछी के जरिए आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है कि जीवन में कितने लोग होते हैं जिन्हें हमेशा खुद पे ही डाउट होता है ना। कितनी बार हम अपनी कैपेबिलिटीज पे ही संदेह करते रहते हैं। तो बस वही स्टोरी है ये कहीं ना कहीं, है ना। आप में से कितने होंगे जो खुद पे डाउट करते रहते हैं कि 11th में सब्जेक्ट लेना, अरे मैं तो ये कर ही नहीं पाऊंगा, ये कर ही नहीं पाऊंगी, है ना। तो बस सेम इसका था, उसको पूरे टाइम डर लगता रहता था, है ना। और इस पूरी स्टोरी में ये हाईलाइट करा जाता है एक चीज़ और, कि फैमिली यानी जो आपके आसपास वाले लोग होते हैं उनका कितना इंपॉर्टेंस रहता है आपकी लाइफ में। आपने एक कहावत सुनी होगी, ऐसा कहते हैं, है ना, कि संगत का असर बहुत होता है। यानी कहा जाता है ना कि व्हेन यू आर मेकिंग फ्रेंड्स, है ना, आप बिल्कुल सोच समझ के अपने दोस्त बनाया करें, क्योंकि जिन लोगों के साथ आप बहुत वक्त बिताते हैं काफ़ी ज़्यादा आप उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, राइट। तो वही है, एक तो फैमिली का इंपॉर्टेंस बताया है एंड इट ऑल्सो गिव्स अस द मैसेज दैट वन नीड्स टू बिलीव इन वन सेल्फ, कि कोई भी इंसान हो, कोई भी जानवर हो, कोई भी प्राणी हो, उसे अपने आप में विश्वास होना चाहिए कि देखो जीवन में मुश्किलें तो आएंगी, बिना मुश्किलें क्या मजा है यार, स्मूथ जीवन स्मूथ लगेगा ही नहीं। मान लो जीवन में सिर्फ खुशियां हो तो उनकी इंपॉर्टेंस होगी नहीं ना। हर्डल्स तो आएंगे, हर्डल्स यानी परेशानियां तो जीवन में आएंगी, है ना, लेकिन खुद पे भरोसा होगा तो आगे बढ़ सकते हैं। तो यही पूरी स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट में। ओके, कैरेक्टर्स जान लो, फैमिली ऑफ सीगल्स, है ना, मेंबर्स होते हैं, 6 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और एक जो हमारा मेन मुख्य किरदार है जो उड़ नहीं पाता है, वो है वो यंग सीगल, ठीक है। चलिए भाई, हिज फर्स्ट फ्लाइट, लेखक का नाम याद रखिए
बाय लियम ओ फ्लेहर्टी। ऑथर का नाम प्लीज याद रखिए, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है ना। तो हिज फर्स्ट फ्लाइट इज रिटन बाय लियम ओ फ्लेहर्टी। चलिए अब पहला हिस्सा क्या है, द यंग सीगल्स फियर ऑफ फ्लाइंग। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है, बताते हैं कि एक यंग सीगल होता है, वो लेज पे अकेला खड़ा होता है। बेटा लेज क्या होती है आपने देखा होगा, मैं आपको ना एक पिक्चर टाइप का बना के दिखाती हूँ। इस डायग्राम पे हम बहुत ज़्यादा निर्भर रहेंगे, थोड़ा स्टोरी के फॉर्मेट में आपने समझनी है ये बात। देख बेटा पहाड़ वगैरह देखे होंगे ना तुमने, तट होता है, समुद्र का तट होता है, उसके ऊपर आपने देखा होगा ऐसे पत्थर होगा या कुछ ऐसे पहाड़ सी छोटी सी बनी होगी, है ना। और यहाँ पे आप मान लो है ना समुद्र है, ठीक है। थोड़ा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होगा तो तुम लोग को बातें अच्छे से समझ आएंगी, ठीक है। यहाँ पे ये समुद्र है और यहाँ पे अगेन, तो लेज बेसिकली क्या होता है, जो भी ऐसा पत्थर वगैरह होता है उसका ये कोने में खड़े रहते हैं जैसे उड़ान भरने के लिए, है ना। तो यहाँ पे ये जो यंग सीगल है, ठीक है, हंसना मत मेरे डायग्राम पे, ठीक है। ये जो यंग सीगल है ये यहाँ पे है ना खड़ा रहता है और मतलब उड़ नहीं पाता है, उड़ान अपनी भर नहीं पाता है वो, ठीक है। ये यहाँ पे लेज पे खड़ा रहता है, ठीक है, किनारे पे। अब क्या है ना, इनकी फैमिली में कौन कौन होता है आपने ध्यान देना है। इनकी फैमिली में इसके 2 भाई होते हैं और एक बहन होती है। अब मतलब कमाल की बात यह है कि दोनों भाई बहन जो है ना वो इससे उम्र में छोटे होते हैं, है ना, इससे यंग होते हैं, पर फिर भी वो लोग उड़ना सीख लेते हैं, है ना। द यंग सीगल वॉज अफ्रेड, उसे बड़ा डर लगता था, क्योंकि उसे ये लगता था कि एक तो ये लॉन्ग स्ट्रेच और उसको समुद्र की गहराई देख के डर लगता था। मतलब कॉन्स्टेंटली उसके दिमाग में ये होता था कि अरे इतनी ऊंचाई है, इतना गहरा समुद्र है, मैं गिर गया तो, मेरे पंखों ने मेरा साथ नहीं दिया तो पूरे टाइम इस डर के कारण वो उड़ ही नहीं पाता था। He thought that his wings will not support him। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है उसे क्यों नहीं भरोसा था खुद पे, तो उसे ये लगता था उसके विंग्स क्या होते हैं, जो उसके पंख है वो उसका साथ नहीं देंगे, है ना। और अगर विंग्स ने साथ छोड़ दिया तो गिर जाएगा। तो वो होता है ना ओवर थिंकिंग, जो आजकल आप लोग एक्सपर्ट माहिर हो करने में, है ना, तो वो करने लगा वो। सो ही रैन बैक टू हिज होल ऑन द लेज। तो ये सब ख्याल आते ही वो क्या होता था, अपने लेज पे जो होल अंदर उसने बनाए रखा था जहां पे वो बैठता था, वो वहां पे भग के चला जाता था और उड़ान भरता ही नहीं था, मतलब वो इतना डरा हुआ था। Therefore, the young seagull failed to gather up the courage to fly। तो वो हार जाता था हर बार कि वो करेज मतलब हिम्मत, करेज क्या होती है, हिम्मत, जोश, जज्बा, वो इकट्ठा ही नहीं कर पा रहा था। गैदर यानी इकट्ठा करना, तो इकट्ठा ही नहीं कर पा रहा था। His father and mother tried to persuade him to fly। अब माँ बाप तो पूरी कोशिश करते हैं ना, पूरे मतलब उसको इतना डांट वाट रहे थे, क्यों नहीं ताने सुना दे, मतलब होता है ना एक तरीका कि बच्चे को बहुत ज़्यादा डांटो ताने सुना तो एटलीस्ट उसको थोड़ा दिल पे लगे तो वो उड़े, है ना, क्योंकि हर तरीके से वो नहीं मान रहा था। दे स्कोल्डेड उसको डांट लगाई, एंड इवन थ्रेटन्ड हिम, मतलब इतना ही नहीं, उसे धमकी भी दी। थ्रेटन यानी धमकी दी। क्या धमकी दी, कि अगर तुम उड़ने की कोशिश नहीं करोगे ना तुम भूख से मर जाना, क्योंकि उड़ेगा नहीं, खाना कौन, मम्मी पापा ला के देते, तो बोला हम नहीं देंगे खाना, तुम उड़ोगे नहीं तो यू डाई ऑफ हंगर, मर जाना भूख से, हम नहीं ला के देंगे, है ना। ऐसे उसको डरा रहे थे ताकि वो उड़ जाए, बट फिर भी वो हिला ही नहीं अपनी जगह से। डर मतलब उसके दिल और दिमाग में बैठ चुका था। अब फाइनली पेरेंट्स को थोड़ा कड़ा कदम उठाना पड़ा, दे लीव हिम अलोन। तो क्या हो गया, 24 आवर्स पास, 24 घंटे यानी पूरा एक दिन हो चुका था और कोई भी उसके पास नहीं आया था। मतलब मैं आपको बताती हूँ बेसिकली, इस डायग्राम के थ्रू समझना। एक ये लेज है ना, ये लेज 1 समझ लो, है ना, और एक ये लेज है। तो इस दूसरी लेज पे उसके पेरेंट्स से, है ना, उसकी फैमिली थी, यहाँ पे थी, ठीक है, और ये भाई साहब यहाँ है और बीच में समुद्र है। तो 24 घंटे से उसके पास कोई नहीं आया था, कुछ खाना वाना लेके कोई भी उसके पास नहीं आया था, है ना। एंड वो देख रहा था कि उसके पेरेंट्स जो है उसके भाइयों और बहनों को कैसे उड़ना सिखा रहे हैं, यू नो, अलग अलग तरह की उड़ान होती है, अलग अलग स्ट्रोक्स ले रहे हैं, उनको डाइविंग सिखा रहे हैं कि यू नो मछली कैसे पकड़नी है, जीवन में आगे कैसे यू नो खाना पीना अपना करना है। ही हैड सीन हिज एल्डर ब्रदर कैच दी फर्स्ट हेरिंग। और उससे अपने एक बड़ा भाई होता है उनका, तो वो देखता है कि उसके बड़े भाई ने अपनी पहली हेरिंग क्या होता है बेटा, एक मछली होती है ना, एक मछली होती है प्रकार की, कि पहली उसने अपनी मछली पकड़ ली। और जब वो मछली खा रहा था उसका बड़ा भाई, उसके पेरेंट्स बड़ा ही खुश हो रहे थे, यू नो, प्रशंसा कर रहे थे। तो जैसे चिड़ियाएं होती हैं आवाज निकालती हैं, है ना,
कूकू अलग अलग करके आवाज निकालिए, एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे थे, है ना, बड़े खुश हो रहे थे पेरेंट्स। तो इंसानों में ही नहीं है, देखो जानवरों में भी पेरेंट्स केयर करते हैं, है ना, और खुश होते हैं कि उनका बच्चा अपने आप चीजें सीखता है। सो द होल फैमिली, और इसी मोमेंट पे पूरा परिवार जो है ना उसको, यंग सीगल को ताने दे रहा था फॉर हिज कवर्डिस। कवर्डिस यानी क्या होता है, डरपोक, है ना, कि तुम डर क्यों रहे हो भाई, देखो तुम्हारे भाई ने तो पहली मछली भी पकड़ ली, तुम्हारे छोटे भाई बहन भी उड़ रहे हैं। तो सब थोड़ा ताना दे रहे थे जानबूझकर कि वो कुछ मूव करे, उसको गुस्सा आए, पर वो नहीं करा भाई, वो तो भी नहीं हिला। अब धीरे 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 वक्त पास होता गया, और बेटा एक चीज जीवन में बर्दाश्त नहीं होती है लंबे समय तक, जो कि होती है भूख। आपने देखा होगा कि आप, कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत चूजी होते हैं, मैं ये नहीं खाता हूँ, मैं वो नहीं खाता हूँ, है ना, मुझे करेला नहीं पसंद, ये नहीं पसंद, लेकिन मान लो बहुत देर से भूखा हो, कुछ नहीं मिला हो, तो उसे कुछ भी मिलेगा, मतलब करेला या जो चीज उसे नहीं पसंद हो ना तो भी खाएगा, है ना, फड़फड़ाने लगते हैं। तो ऐसा ही हुआ, वक्त गुजरता जा रहा था, उससे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, गर्मी हो रही थी, भूख लग रही थी, और थोड़ा थोड़ा किनारे पे वो पास आता जा रहा था, और ऐसे नाटक कर रहा था, है ना, तो कम नौटंकी नहीं है ये भी, नाटक कर रहा था कि जैसे वो सो रहा हो, है ना, बिल्कुल ऐसे बेहोश हो रहा हो, ताकि थोड़ी नौटंकी करता है ना बच्चे कि मम्मा पापा देखे, थोड़ा तरस खा ले तो ये कर रहा था ऐसे नाटक, है ना। उसके दोनों भाई बहन वो सब सो रहे थे, पापा अपने फेदर्स क्लीन कर रहे थे दूसरे लेज पे बैठ के, ऐसे ऐसे, देखा होगा आपने बर्ड्स को, अपने पंख को ऐसे चोंच से क्लीन करते रहते हैं, है ना। अब माँ तो माँ है ना, उसकी माँ ने उसे नोटिस किया कि मेरा बच्चा भूखा है ना, और ऐसा थोड़ा प्रिटेंड कर रहा है कि बेहोश हो रहा है, परेशान हो रहा है। माँ ने नोटिस कर लिया, ठीक है। शी वॉज स्टैंडिंग हाई ऑन द प्लेट्यू विद अ फिश। और मम्मी जो है ना वहीं पे पास में जो लेज था, दूसरे लेज के प्लेट्यू पे वो खड़ी थी, और उनके मुंह में एक मछली थी, है ना। और वो मस्त ऐसा होता है ना, जैसे अपन कोई सख्त चीज काटने से पहले चाकू की ऐसे धारी तेज करते हैं, तो वैसे ही अब ये जो फिशेज होती हैं इनकी चोंच तीखी होती है, तो ये चोंच को ऐसे थोड़ा और घिसती हैं ताकि मछली को चीर सके। तो वो मम्मी क्या मस्त हाथ में मछली पकड़ के और ऐसे बीक को यूं यूं अपनी घिस रही थी, तो वो उसको देख के और मुंह में पानी आए, मछली देख के, आ हा, है ना। तो अब यंग सीगल ने देखा फूड, उसे और भूख लगने लगी, और भूख लगने लगी, बाबला सा होने लगा। अब मम्मी देखना, मम्मी क्या करती हैं, अब मम्मी को लगा कि यार बहुत ज्यादा पागल हो रहा है तो खाने के लिए, उसकी मम्मी ने क्या किया, थोड़े से पीसेस ऑफ फिश ऐसे ऐसे निकाल रही थी अपने मुंह से, और उसको ललचा रही थी, टेम्प्ट यानी उसको और ललचा रही थी। फिर इनिशियली शुरू में उन्होंने क्या किया, शी टोर द फिश इन द मैनर द यंग सीगल लव टू ईट। तो उन्होंने पर्पसली, जानबूझ के, टोर, टोर वर्ड बेटा टीयर वर्ड का पास्ट टेंस होता है ना, ऐसे फाड़ना, चीरना, है ना। तो उन्होंने क्या किया, जानबूझ के, जैसा उस यंग सीगल को मछली का पीस खाना पसंद था वैसे उसे तोड़ा, है ना, उस एंगल में कि उसे और भूख लगे। तो ये साइट यानी नजारा, ये साइट देख के तो पागल सा हो गया वो, नहीं नहीं मुझे तो खाना है, मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। अब मम्मी क्या करती है, मम्मी वही फिश का पीस लेके मुंह में और उसकी तरफ उड़ती हैं, है ना, जहाँ पे यंग सीगल था। और यंग सीगल ने देखा चलो मम्मी मान गई, मम्मी मान गई, है ना, तो बड़ा ही खुश हो गया और एकदम जॉय में कि मेरे पास आ रही है, मेरे पास आ रही है मेरी मम्मी, है ना, खाना लेके। मम्मी कम नहीं है, अभी देखना, तो अभी तो मेन सस्पेंस है। हाउएवर अब मम्मी जी ने क्या किया, देखो भाई यहाँ थोड़ा डायग्राम से समझना कि यंग सीगल है ना, येलो वाला डायग्राम देख के ज्यादा समझ आएगा। ये यंग सीगल है, मम्मी यहाँ पे थी, मम्मी उड़ते 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 आई यहाँ पे, है ना, फिश का पीस जो है मुंह में था मम्मी के, यहाँ तक आई मम्मी, है ना, यहाँ तक उड़ के जो है उसकी माँ आई, ठीक है ना। एक मिनट थोड़ा और अच्छे से बनाने दो, ठीक है। मम्मी यहाँ तक उड़ के आई, अब मम्मी को देखना, मम्मी के मुंह में जो है फिश का पीस है, ठीक है, यहाँ पे मस्त उन्होंने मच्छी पकड़ के रखी है यहाँ पे, और उसको बड़ी भूख लगी, और मम्मी जी इधर तक नहीं आई, यहाँ पे आके रुक गई बीच में एकदम से, है ना। वो बेटा उनका पगलाया हुआ बिल्कुल ही एकदम भूख में था वो, है ना। और मम्मी जी ने क्या किया, मम्मी जी जानबूझ के यहाँ पे आके रुक गई बीच में, है ना। अरे यार एक सेकेंड, ठीक है, मम्मा ने क्या किया, यहाँ पे आके बिल्कुल वो स्टॉप हो गई, बिल्कुल रुक गई बीच में। अब आप सोचोगे पलक मैम ऐसा क्यों किया, बीच में आके रुक क्यों गई, है ना। अब ये बिल्कुल मैड हो जा रहा, बिल्कुल पागल हो जा रहा भूख से। मतलब आप सोचो, आप इतनी देर से भूखे हो, आपके मुंह से यहाँ तक मम्मी ने वाला लाया और यहाँ तक रुक जाए, तो आप क्या करोगे, जबरदस्ती उनका हाथ पकड़ के बोलोगे ना, दो मुझे, यहाँ आप आगे बढ़ जाओगे, कुछ तो करोगे। ऐसा ही हुआ,
ऐसे ही मम्मी वहां आके रुक गई, इससे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसने एकदम से छलांग लगाई बिना कुछ सोचे समझे, सिर्फ उसके दिमाग में वो फिश दिख रही थी, उसको अपना लक्ष्य गोल दिख रहा था। फिर उसने कोई ओवर थिंकिंग नहीं करी, सीधा उसने जंप मारा। और भाई साहब जैसे ही उसने जंप मारा वो सीधा गया नीचे। उसको एकदम एहसास हुआ कि अरे ये तो मैं नीचे गया रहा हूं, और थोड़ी ही देर में पता भी नहीं चला उसे, एंड ही वाज फ्लाइंग। उसके विंग्स है ना, जिन विंग्स पे, जिन पंखों पे उसे भरोसा नहीं था, वो अपने आप खुल गए और वो उड़ रहा था आसमान में। एंड ये नज़ारा देख के जो उसको खुशी हुई है, पहले तो उसे डर लग रहा था एकदम, है ना, अजीब सा कि क्या हो रहा है, लेकिन जो उसकी मम्मी इतनी खुश हुई, पापा भाई बहन उड़ गए, एवरीवन गॉट सो हैप्पी। तो देखा मम्मी की ट्रिक, है ना, मम्मियाँ ऐसे, ये सिर्फ ये चिड़िया की बात नहीं है, हमारी मम्मियाँ भी ऐसी बहुत ट्रिक करती है ना, बचपन से करती आई हैं हमको कितनी चीज़ें सिखाने के लिए, है कि नहीं। तो यही था, आउट ऑफ एक्साइटमेंट एंड हंगर द यंग सीगल रैन टुवर्ड्स हिज मदर एंड डाइव्ड फॉर द फिश। इनिशियली द सीगल वाज स्कैर्ड, शुरू में बहुत डरा, बहुत जोर से चिल्लाया, डर के मारे जैसे नीचे गिरा, लेकिन धीरे धीरे उसे पता ही नहीं चला कि उसके पंख जो है फैल गए और वो उड़ना चालू किया, धीरे धीरे नीचे ऊपर उड़ रहा था। एंड अब उसको उड़ने की कोई भी डर नहीं था, है ना। फैमिली ने पूरा सेलिब्रेशन किया, उसके पेरेंट्स भाई बहन क्या कर रहे थे, उसके चारों ओर, मतलब यहाँ बीच में सीगल है और उसके चारों ओर उड़ान भर रहे थे, ऐसे ऐसे घूमते घूमते चक्कर लगा रहे थे अपनी खुशी जताने के लिए। सब बहुत खुश हो गए। अब जितने भी फैमिली मेंबर्स थे दे लैंडेड ऑन द ग्रीन सी, यानी नीचे जो समुद्र था, है ना, ग्रीन इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा, है ना, एल्गल ब्लूम नाम का एक फिनोमेना होता है। एल्गल ब्लूम, एल्गी जहाँ होते हैं हरी हरी दिखती होगी आपको भी, आसपास आपने नदी वगैरह देखी होगी, हरा हरा होता है। तो उस समुद्र पे वो नीचे गए, है ना, एंड उन्होंने उसको भी बुलाया कि आओ समुद्र पे आओ और यहाँ पे आके बैठो। क्या होता है आपने देखा होगा इन बर्ड्स को कई बार कि ये पानी पे बैठ जाती हैं, है ना। तो यंग सीगल जैसे ही आया पानी पे, पहले तो उसके पैर सैंक यानी डूबने लगे, पर धीरे धीरे उसने अपना ये भी कला है भाई, उसने बैलेंस बनाया एंड फाइनली वो उस पर बैठ गया। अब वो उड़ने की कोशिश कर रहा था, पर वो बहुत थक गया था, है ना, क्योंकि पहली बार उड़ान भरी थी, तो बोलता है ना ज्यादा वर्कआउट हो गया, तो बड़ी भूख लग रही थी। एंड फाइनली उसके मम्मी पापा ने उसको खाना वाना दिया, एंड बेली बढ़िया उसकी बैठ गई वहां पे, फ्लोट कर रहा था। मम्मी पापा ने तारीफ करी और उसे पीसेस ऑफ डॉग फिश दिए, है ना, उसे पहली फ्लाइट करी, पहली उड़ान करी, तो इस अचीवमेंट में उसको उसका खाना मिल गया। तो आई थिंक स्टोरी आपको समझ आई होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी एंड बहुत इंपॉर्टेंट सीख मिली है हमें इससे। क्या सीख मिली है कि सबसे पहली चीज़ तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है ना, कोई भी सिचुएशन हो। अपने को जिस दिन आपने नीचे करना चालू, देखो मानती हूँ सब में सारे स्किल्स नहीं होते हैं, ठीक है, होता है कि आपको कुछ नया काम, यार देखो ऐसा है, मैंने भी जब पढ़ाना चालू किया था मुझे भी थोड़ा सा मेरे बचपन से कोई स्किल्स होंगे या धीरे धीरे डेवलप किए। मैंने यूट्यूब पे पढ़ाना चालू किया, डर लगता था, घबराहट होती थी, अरे यार कुछ उल्टा निकल गया तो, है ना, होता है कभी कभी, जैसे स्क्रीन के सामने होते हैं तो वर्ड्स ही भूल जाते हैं, तो डर लगने लगता है। पर इंसान को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार मेरा लक्ष्य क्या है, कि मुझे आप सबको अपना जितना ज्ञान है अच्छे से देना है। लक्ष्य क्लियर होगा तो सारी चीज़ें अपने आप होने लगती है ना। तो इसी के साथ ये पहला पार्ट खत्म होता है। अगर आपको अच्छी लगी हो, कैसा इंस्पायरिंग लगा हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलो अब आते हैं हम दूसरी स्टोरी पे। दूसरी स्टोरी अगेन बहुत अच्छी है, द ब्लैक एरोप्लेन। अब इस स्टोरी में क्या है, अगेन इस स्टोरी में करेज और डिटर्मिनेशन, यानी अगर आप कोई चीज ठान लो तो बोलता है ना कि कुदरत भी आपका साथ देने लगती है। आपने एक डायलॉग सुना होगा, अगर किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाती है। बस काइंड ऑफ वही स्टोरी है ये, ठीक है, कि देखो हमारे जीवन में चैलेंजेस ट्रबल्स आते रहते हैं, एंड इसी तरह जो हमारे नरेटर हैं, ये एक प्लेन की कहानी है, एरोप्लेन, वो अपना डकोटा एरोप्लेन का नाम है, वो उड़ा रहे थे, ठीक है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे, फ्रांस से इंग्लैंड, ठीक है। और उन्हें इंग्लैंड जाने की बहुत चाह थी, इंग्लैंड उनका होम टाउन था, घर था। और क्या होता है ना, जो पायलट्स होते हैं इनको पूरा टाइम ट्रैवल करना होता है, तो काफ़ी बार अपनी फैमिली के साथ मिल नहीं पाते हैं। तो उन्हें ये ठान ली थी कि भाई मैं जाऊंगा और मैं अपनी फैमिली के साथ बढ़िया ब्रेकफास्ट करूंगा, टाइम स्पेंड करूंगा, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, सडनली ही वाज कॉट इनटू ब्लैक क्लाउड्स, आंधी तूफान आ गया था, बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन उनकी निष्ठा बनी थी, उनका बहुत विश्वास था, अटूट विश्वास था, एंड कहीं ना कहीं वो बहुत सेफली पहुंच गए। तो मजा आएगा स्टोरी में, आओ सुनते हैं, ठीक है। कैरेक्टर्स कौन कौन है, एक नरेटर है जो कहानी बता रहे हैं,
एक पायलट, एक ब्लैक एरोप्लेन आएगा इसमें, है ना, ब्लैक कलर का एरोप्लेन है, उनके पायलट और एक वुमन लेडी आती है लास्ट में। चलो आ जाओ, किसने लिखा है? अगेन लेखक का नाम फ्रेडरिक फॉर्सिथ, ठीक है। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, पहली लियम ऑफ फ्लेहर्टी ने लिखी थी, दूसरी ब्लैक एरोप्लेन फ्रेडरिक फॉर्सिथ ने लिखी है। चलो भाई शुरुआत करते हैं। ओके, रेडी हो? द नरेटर्स ट्रिप टू इंग्लैंड। अब नरेटर जो है उनका प्लेन है, थोड़ा पुराना सा प्लेन था, ओल्ड डेकोटा। डेकोटा एरोप्लेन का नाम है, याद रखना है ये, ठीक है। उनका ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन उड़ा रहे थे, कहां से कहां जा रहे थे, याद रखो, फ्रांस से वो जा रहे थे इंग्लैंड। कहां जा रहे थे? फ्रांस से इंग्लैंड, ठीक है। अब पूरा स्काई क्लियर था, आसमान बिल्कुल साफ था, है ना, बिल्कुल मून वॉज शाइनिंग, बिल्कुल जो है ना तारे चमक रहे थे, चंद्रमा चमक रहा था, बिल्कुल साफ था एंड आराम से फ्लाई कर सकते थे। ही वॉज ड्रीमिंग, और वो पूरे टाइम बस यही सोच रहा था जो वो हॉलीडे बिताने जा रहा था अपनी फैमिली के साथ, ठीक है। और वो ये सोच रहा था कि मैं अगले दिन पहुंच के मस्त अपनी फैमिली के साथ इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाऊंगा, मस्त पूरे टाइम, बड़ी खुशी थी उनको, है ना, कि मुझे पहुंचना ही है अपनी फैमिली के लिए। अब इट वॉज 1:30 इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग का मतलब है रात के 1:30 बज रहे थे, ठीक है, 1:30 बजे का टाइम है। When the narrator looked down, he saw the lights of Paris city in front of him. जब उसने नीचे देखा तो उसने देखा पेरिस सिटी की लाइट्स सब चमक रही थी। तो उससे अब क्या होता है, जो एरोप्लेन फ्लाई करते हैं ना, जहां जहां से भी आई थिंक सिटीज से गुजरते हैं, तो वहाँ का एक कंट्रोल रूम होता है। तो आपने देखा होगा ना, ऐसे वो लोग बात करते हैं मूवीज वगैरह में, तो वहां पे कंट्रोल रूम से वो अपने सिग्नल्स देते हैं, बातें करते हैं। क्या बातें करते हैं? तो वो पेरिस कंट्रोल पे कॉल किया कि इंस्ट्रक्शंस दो कि कितने डिग्री नॉर्थ मुड़ना है, कितने डिग्री वेस्ट मुड़ना है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो उसने पेरिस कंट्रोल पे कॉल किया और पेरिस कंट्रोल ने उसे सलाह दी कि 12 डिग्रीज 12 डिग्रीज वेस्ट आप मुड़ जाइए, ठीक है भाई, नॉर्मल चल रहा है अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही नरेटर पेरिस से 150 किलोमीटर आगे जा चुका था, ठीक है, पेरिस उसने क्रॉस कर लिया था 150 किलोमीटर आगे, एकदम से ही सडनली सॉ अ ह्यूज स्टॉर्म क्लाउड्स इन फ्रंट ऑफ हिम। उसे एकदम से ह्यूज यानी बहुत ही बड़े बड़े स्टॉर्म क्लाउड्स, मतलब क्या होता है बेटा? तूफानी बादल, अलग ही दिखते हैं। मतलब आप देखोगे ना कि किसी दिन पता करना हो बारिश होने वाली है, कैसे पता करते हैं? घर से बाहर निकलते काले बादल छाए है ना, घने काले बादल, तो क्या कहते हैं? बारिश होने वाली है आज। तो उसने वही बादल देखे एंड ही न्यू दैट इट वाज नॉट पॉसिबल टू फ्लाई अप ओवर द क्लाउड्स। एंड आपने देखा होगा कभी भी जब बारिश का या आंधी तूफान का टाइम होता है तो फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं या डिले, क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसे मौसम में बहुत रिस्की है, मतलब जानलेवा रिस्की है फ्लाइट उड़ाना, है ना। तो उसने देखा और उसने इतना तो सोच लिया कि यार पॉसिबल तो है ही नहीं कि इन बादलों के ऊपर से निकालो, क्योंकि क्या होता है ना, सिग्नल्स में प्रॉब्लम आती है, प्लेन में प्रॉब्लम आने लगती है, नेटवर्क नहीं आता है, बहुत सारी चीजें होने लगती है ना। और आपको नहीं पता काले बादलों के अंदर क्या है, कितना तूफान है। और अब क्या था, उसके पास इनफ फ्यूल भी नहीं था, है ना, एरोप्लेन में उसके। तो सबसे पहला ख्याल तो उसका क्या आया, क्या करना होता है इन लोगों को कि जिस कंट्रोल से आप गुजरे हो, यानी जिस शहर से आप गुजरे हो, आप वहीं पे लैंड कर लो, है ना। तो उसने क्या सोचा कि अभी वो पेरिस से गुजरा है कि वो वापस पेरिस चला जाए और वहां लैंड कर ले अभी के लिए, एंड देन फिर उसका हॉलीडे डिले हो जाएगा, ऐसा होगा। लेकिन उसके दिमाग में यही थॉट था कि नहीं, मैं अपने फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करूंगा, टाइम स्पेंड करूंगा, बहुत वक्त हो गया है। ये सोच के उसने डिटरमाइन यानी ठान लिया कि नहीं भाई, इन बादलों से गुजरते हुए मैं जाऊंगा ही आज। तो ऐसा उसने सोच लिया। ऐसे वैसे काफी रिस्की चीज थी, बट ठीक है भाई, है ना, लिखा है टाइटल में भी लिखा है रिस्की बट ब्रेव डिसीजन। सो नरेटर ने डिसाइड किया कि ये रिस्क लेगा, है ना। स्टॉर्म से उसने प्लेन उड़ाया, लेकिन भाई नहीं, अब जैसे ही उसने स्टॉर्म में, काले बादलों में एंटर किया, चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी। यानी जो उसका रेडियो सिग्नल था, जो लाइट्स वगैरह थी, सब कुछ जाने लगा था, है ना, कुछ भी नहीं दिख रहा था। धीरे धीरे करते हुए जो भी डायरेक्शंस वाले टूल्स होते हैं, सारे टूल्स जो है ना खराब होने लग रहे थे, है ना। नेटवर्क भी नहीं मिल रहा था और स्टॉर्म की वजह से सब खराब होते जा रहे थे, है ना। एंड अब उसे कुछ दिख भी नहीं रहा था क्योंकि पूरी जगह ब्लैक था। और क्या हुआ ना, प्लेन की लाइट्स वगैरह भी सब खराब हो गई थी। तो द एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। अब वो हवा में ऐसे 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 आउट ऑफ लॉस्ट, जैसे कंट्रोल हो जाता है, वैसा वाला सीन था। हिज कंपस, जो कंपस जिससे डायरेक्शन देखते हैं, वो भी काम करना बंद कर दिया। ही ट्राइड टू कॉन्टैक्ट द पेरिस कंट्रोल। अब उसने सोचा कि पेरिस कंट्रोल को कॉन्टैक्ट करे कि उसे डायरेक्शन दे, है ना। लेकिन रेडियो भी खराब हो गया। रेडियो, बोला ना, स्टॉर्म में, तूफान में सिग्नल्स वगैरह नहीं आते हैं, वो भी खराब हो गया था। कॉन्सिक्वेंटली, मतलब इतना मान सकते हो आप कि वो अब
उस तूफान में कहीं ना कहीं खो चुका था। एंड इसका अल्टीमेटली ये मीनिंग होता है कि ज़्यादा देर हुई तो वो शायद मर भी सकता था, है ना, उसका प्लेन क्रैश हो सकता था। लेकिन जब नरेटर स्टॉर्म में लॉस्ट था, एक अजीब सी चीज़ हुई। उसने ये देखा कि वो अकेला नहीं था इस तूफान में। उसने पास में देखा तो उसको एक दूसरा ब्लैक एरोप्लेन दिखा। ब्लैक एरोप्लेन का मतलब ये है कि उस एरोप्लेन में पास में उड़ रहा था वो, लेकिन उसमें भी कोई लाइट्स नहीं थी, बिल्कुल काला था वो, है ना, एंड कोई लाइट्स नहीं थी विंग्स पे, बिल्कुल उड़ रहा था लेकिन। एंड इट्स पायलट्स फेस वाज टर्न्ड टुवर्ड हिम, और उसने देखा कि एक फेस जो है उसकी तरफ देख रहा है, जैसे मदद करने के लिए, हाँ भाई आ जा, तू भी प्रॉब्लम है, आ जा भाई, ऐसा करके। तो पायलट इन ब्लैक एरोप्लेन रेज्ड हिज हैंड, जो ब्लैक एरोप्लेन में पायलट है उसने ऐसे हाथ उठाया, और मतलब ऐसे नहीं होता है सिग्नल करना, मतलब मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, है ना, आपको किसी को रास्ता बताना है तो आप ऐसे बस, आप अपनी शक्ल नहीं दिखा रहे हो, यू आर लाइक ओके कम आ जाओ, है ना, ठीक है। तो भाई नरेटर के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, और उसको था कि भाई अब ये लास्ट उम्मीद बची है, तो उसने ब्लाइंडली बिल्कुल जो है ना उस पायलट को फॉलो किया, है ना, बिल्कुल उसे फॉलो करता गया, एंड पूरा जितना रास्ते जा रहा था उस स्ट्रेंज एरोप्लेन को वो फॉलो करता गया, ठीक है। द नरेटर फॉलोड द ब्लैक एरोप्लेन फॉर अबाउट हाफ एन आवर, आधे घंटे तक उसको फॉलो किया। अब दिक्कत क्या थी, फॉलो तो कर रहा था वो, लेकिन वो प्लेन अब सिर्फ 5 से 10 मिनट ही उड़ा सकता था। क्यों? क्योंकि फ्यूल वाली बात याद है ना, उसके पास फ्यूल बहुत कम था, और अगेन फ्यूल अगर खत्म हो गया तो प्लेन क्रैश हो जाएगा। उसे फिर से डर लगने लगा। लेकिन थोड़ी ही देर, मतलब 2-4 मिनट उड़ते उड़ते उसने देखा, उसे 2 स्ट्रेट लाइंस दिखी अहेड ऑफ हिम ऑन द ग्राउंड। स्ट्रेट लाइंस का मतलब होता है बेटा ये ऐसे रनवे आ जाता है ना, रनवे पे लाइट्स दिखने लगती है, यानी वो समझ गया, है ना, कि भाई अब हम लैंड करने वाले हैं। एंड इतना खुश हुआ वो, इतना खुश हुआ, उसने प्लेन सेफली, मतलब ऐसी सिचुएशन जहां तो वो मरने पे था, उसने सेफली अपना प्लेन लैंड कर लिया, है ना। एंड क्या हुआ फिर, उसने आसपास देखा, थोड़ा लैंड किया, सांस ली, फिर आसपास देखा तो उसे ब्लैक एरोप्लेन नहीं दिखा। तो उसको था यार भाई मैं थैंक्स तो करूं यार जिस आदमी ने मेरी मदद की है। तो वो क्या करता है, वो जो है ना लैंड करने के बाद कंट्रोल सेंटर जाता है एयरपोर्ट के। क्या होता है ना, कंट्रोल सेंटर को सारा डेटा रहता है कि कौन सा प्लेन कहाँ कब फ्लाई कर रहा है, तो वो डिटेल्स ले लेता। तो वो वहां पे गया और कंट्रोल सेंटर में एक वुमेन बैठी थी, है ना, और उससे पूछता है कि वो मिस्टीरियस, वो विचित्र प्लेन, एक ब्लैक एरोप्लेन उड़ रहा था मेरे आसपास, उसके बारे में मुझे बता दो, मुझे उनके पायलट को थैंक करना है कि उन्होंने मुझे गाइड किया। अब जैसे उसने ये बात बोली, वो उसे ऐसे देखने लगी, मतलब क्या बात कर रहा है भाई, ऐसा ऐसे ऐसा लुक दे रही थी वो कि ब्लैक एरोप्लेन, कौन सा एरोप्लेन। बोली, उसने बताया कि तुम्हारे प्लेन के अलावा रडार पे इस टाइम पे, ऐसे तूफानी नाइट पे कोई भी फ्लाई नहीं कर रहा था, तुम्हारा अकेला प्लेन था जो उस स्टॉर्म में था। द नरेटर वाज सरप्राइज्ड, अब ये सुन के वो बड़ा ही शॉक हो गया, और वो सोचे ही जा रहा, ही वंडर्ड हु हैज हेल्प्ड हिम, और इसी के साथ ही कहानी खत्म होती है। तो अब आप लोग भी शॉक में हो कि मैम था कौन। तो यहाँ पे स्टोरी कहीं ना कहीं यही है, आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं गॉड ने उसकी हेल्प की, या फिर उसके खुद के विल पावर ने उसकी मदद की, जो भी आप मान लो, है ना, स्टोरी में ये कह सकते हैं। लेकिन एक ऐसी कहीं ना कहीं स्टोरी का जो मेन मोटिव था कि अगर आप के अंदर करेज हो, आप डिटरमाइंड हो कुछ करने के लिए, आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, तो कुदरत आपका साथ दे ही देती है। एंड इसी के साथ ये दोनों स्टोरीज एंड होती है। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको दोनों स्टोरीज कैसी लगी, है ना, कमेंट सेक्शन में, ताकि ऐसे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँ। तो मेरे बच्चों, मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन एंड टेक केयर।